हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विथ नम्रता पांडे। मैं आपके साथ नम्रता पांडे हूँ। कल जो आपने टॉपिक देखा था बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, ये एक ही टॉपिक है, टॉपिक नंबर 6 था, जिसमें कि आपने बाल केंद्रित शिक्षा को बिल्कुल डिटेल में समझा था। आज हम लोग समझेंगे प्रगतिशील शिक्षा यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रगतिशील शिक्षा क्या है? तो प्रगतिशील शिक्षा जो है, प्रगतिशील शिक्षा पारंपरिक शिक्षा का ही परिणाम है। जो शिक्षा पारंपरिक चलती आ रही है उसी का परिणाम है। और ये जो प्रगतिशील शिक्षा है, प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा का जो विकास हुआ है, यानी कि अवधारणा, बार बार मैं एक ही चीज़ बताती हूँ कि प्रगतिशील शिक्षा के बारे में जो लोगों का कॉन्सेप्ट है, जो अवधारणा है, उस अवधारणा को बिल्कुल एक्सपेंड करने के लिए, यानी उसका विकास करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक हैं जॉन डेवी, उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और उनका कहना है कि प्रगतिशील शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य है बच्चों की शक्तियों का विकास। उसके विभिन्न तरह के, अलग अलग तरह के बच्चे, भिन्न भिन्न तरह के बच्चे में जो शिक्षण विधि है, शिक्षण कला है, उसमें फ़र्क हो सकता है, लेकिन सभी बच्चे की शक्तियों का विकास एक तरह से होना चाहिए, जिसे कि प्रगतिशील शिक्षा कहा गया है। और उसमें से उन्होंने कुछ पॉइंट भी बताया है कि प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत क्या क्या आता है और कैसे उसे आगे बढ़ाया जाता है। यानी कि टोटल मिलाकर उन्होंने सबसे बड़ा चीज़ मस्तिष्क को बताया है, माइंड को बताया है। और ये सच भी है कि अगर किसी का माइंड ही काम नहीं करेगा तो वो आगे कुछ भी नहीं कर सकता है। तो ये जॉन डेवी का कहना है, चाहे आप प्रोजेक्ट विधि से करिए, समस्या समाधान विधि से करिए, प्रैक्टिकल करवाइए, आप कुछ भी करिए, लेकिन बच्चों की शक्तियों का विकास हो, जिसके अंतर्गत सारा चीज़ आ जाता है। अब आप यहाँ पे एक छोटा सा चीज़ समझिएगा कि अभी आजकल जैसे कि पहले भी हम लोगों के बुक में फिगर रहता था, आजकल जितना प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल किया जाने लगा है उतना पहले नहीं था। तो फिगर देख देख कर हम लोगों को समझाया जाता था, तो हम लोगों का एजुकेशन भी उतना डेवलप नहीं होता था। आजकल के बच्चे जितने तेज होते हैं, जितने जानकारी से होते हैं, मतलब जो उसके सिलेबस में है उतना उस पर उसकी जानकारी पूरी होती है, क्योंकि हर तरह से सवाल उठाया जाता है। क्योंकि आजकल पेरेंट्स भी देखते हैं खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो हैवी अमाउंट पे करते हैं पर मंथ, तो वो उनको हो जाता है आपने ये नहीं होमवर्क दिया, वो नहीं बताया हो, तो टीचर भी डरे रहते हैं। मैंने पिछले क्लास में भी आपको इस पर चर्चा करके समझाया था। तो अभी जैसे कि मान लीजिए बच्चे को हम अर्थ के बारे में बता रहे हैं कि अर्थ क्या है। अगर अर्थ एक प्लेनेट है तो वो किस प्रकार से है, सबसे पहले उसका अर्थ का जो हम लोग दिखाएंगे, उसका जो डुप्लीकेट चेहरा अर्थ का दिखाएंगे, डुप्लीकेट चीज़, इतना उसमें बच्चा समझ जाता है कि उसको ओरिजिनल समझने में कोई देर नहीं लगेगी, बिल्कुल उसको मन लगेगा। तो ये जॉन डेवी का कहना है कि बच्चे को आप कुछ भी पढ़ाइए, जैसे भी पढ़ाइए, लेकिन उन्होंने बस 2 शब्द पर जोर दिया है। पहला तो है रुचि, दूसरा है प्रयास। कल की तरह हम लोग इसको टॉपिक से ही समझेंगे। जॉन डेवी ने कहा है कि बच्चे की रुचि को जानिए, फिर आप अपना प्रयास उसमें जारी रखिए। अब बात है कि आप बच्चे को मैथ पढ़ा रहे हैं, बच्चे को मैथ में रुचि नहीं है, बच्चा इंग्लिश पढ़ना चाह रहा है, आप चाहते हैं कि मैं बच्चे को पहले मैथ, क्योंकि देखना तो हर सब्जेक्ट है, हर पहलू पर ध्यान देना है, जिस प्रकार की सर्वांगीण विकास को देखा जाता है उसी तरह हर सब्जेक्ट को हमें डील करना होता है। अब बच्चा मैथ में आपका इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, वो बोलेगा नहीं पहले इंग्लिश पढ़ना है, आपने उसके मन के लायक पढ़ा दिया, फिर उसने कहा मुझे हिंदी पढ़ना है, आपने हिंदी पढ़ा दिया। अब आती है मैथ की बारी, तो उसमें बच्चा भागने लगता है, तो फिर वहाँ पे आपको क्या करना है, मैथ के बताने के तरीके को चेंज करना है। बच्चे के रुचि, अगर बच्चे की रुचि बिल्कुल भी मैथ में नहीं है, आप ये समझ रहे हैं कि उस सब्जेक्ट को ही वो अवॉइड कर रहा है, तो फिर बच्चे की रुचि को आपको उसमें जगाना है अपने प्रयास के माध्यम से। इतना आप प्रयास करिए, तरह तरह एंगल का प्रयास, अलग अलग तरीक़ों का आप प्रयोग करिए, जिससे कि बच्चे की रुचि उस सब्जेक्ट में भी जगने लगे। मान लीजिए कि आप बच्चे को कह रहे हैं कि ये इस तरह अगर मैंने दिया है 5 और 4, इसका आपको ऐड करना है, इस तरह से आपने दिया है बच्चे को। आप बच्चे को बोल रहे हैं कि 5 फिंगर लीजिए, इधर से 4 फिंगर लीजिए, तो आपका 9 आ जाता है। बच्चा थोड़ा हैवी फील कर रहा है, क्योंकि उसको इसमें रुचि नहीं है। आप अपने प्रयास को बदलिए, दूसरा प्रयास करिए। फिर यहाँ पर आपने 5 4 दिया, इस बार आप फिंगर का उदाहरण न लेकर बच्चे को कहिए 5, इस तरह से आप लाइन बनाइए, फिर आप इसमें 4 लाइन बनाइए, टोटल मिलाकर आप ऐड करिए, तो जितना आपका आता है वो आपका आएगा आंसर। बच्चे इसमें भी रुचि नहीं ले रहे हैं। फिर आप दूसरा तरीका इसमें अप्लाई करिए, फ्लावर का इस तरह से बनाइए, कुछ फ्लावर बनाइए, इस तरह से 5 फ्लावर आपने यहाँ पर बनाया। अब बच्चे इसको गौर से देखेंगे कि आप फ्लावर बना रहे हैं, तो बच्चे इसमें रुचि लेंगे। फिर आपने 5 फ्लावर बच्चे को बना के दिया,
और फिर इसमें आपने 4 फ्लावर बनाया, तो हो सकता है कि आपका बच्चा इसमें रुचि लेने लगे। अगर आपका बच्चा इसमें भी रुचि नहीं ले रहा है, आप फ्लावर बना रहे हैं, फिर आप बच्चे को मैंगो बनाकर आप दीजिए, बच्चे को कहिए कि काउंट करना है कितना मैंगो है। मतलब आप अपने प्रयास को जारी रखिए, प्रयास को आपको जारी रखना है जिससे कि बच्चे की रुचि जगे। तो ये जॉन डेवी ने कहा है कि प्रगतिशील शिक्षा के लिए जो बच्चों की शक्तियों का विकास होना है, अगर बच्चे रुचि लेकर कोई चीज़ नहीं पढ़ेंगे, अगर आपके डर से ये चीज़ ये सॉल्व कर रहा है किसी भी तरह, तो आपको सबसे पहले आपको उस चीज़ में रुचि लेना है। तो आप बिल्कुल फ्रेश होकर के, माइंड को फ्रेश रख के बच्चे के सामने, अगर आपने 10 हिसाब दिया है बच्चे को, आपको लगेगा जल्दी जल्दी मार पीट करके किसी तरह काउंट करा के ये 10 कंप्लीट करा दिया, बच्चे ने कंप्लीट कर लिया, आज का उसका मैथ का होमवर्क कंप्लीट। तो ऐसा नहीं है, बच्चे को आपने 10 तो करवा दिया, ये आपकी संतुष्टि हुई कि बच्चे ने पूरा कंप्लीट किया है, लेकिन बच्चे ने कुछ नहीं समझा है। उसने डर से, आप बार बार उसको पूछ रहे हैं तो डर से उन्होंने कुछ कर दिया, लेकिन उसने कुछ समझा नहीं है। इससे बेहतर है कि आप 2 ही बच्चे को बताइए, लेकिन अपने प्रयास को जारी रखिए और बच्चे की रुचि को उसमें जगाइए, जिसे कि प्रगतिशील शिक्षा कहा गया है। अब हम लोग समझेंगे पॉइंट, प्रगतिशील शिक्षा में किस किस पॉइंट को कवर करना है। देखिएगा, मैंने यहाँ पर लिखा है प्रगतिशील शिक्षा के विकास में, प्रगतिशील शिक्षा के विकास में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कौन कौन से हैं, यानी कि प्रगतिशील शिक्षा के विकास में जो योगदान दिया गया है वो कौन कौन सा सिद्धांत है, मनोवैज्ञानिक ने कौन कौन से सिद्धांत को दिया है जिससे कि प्रगतिशील शिक्षा का विकास हो। तो पहला है आपका मस्तिष्क एवं बुद्धि। मस्तिष्क एवं बुद्धि। दूसरा है आपका ज्ञान। तीसरा है आपका मौलिक प्रवृत्तियाँ। बिल्कुल गिने चुने पॉइंट को आपको समझना है, इसी के अंदर आपको सारा प्रश्न मिलेगा सीटेट का, मौलिक प्रवृत्तियाँ। और चौथा है आपका चिंतन की प्रक्रिया, चिंतन की प्रक्रिया। अब मस्तिष्क एवं बुद्धि का इंग्लिश आप ले लीजिए, ये हो गया आपका ब्रेन एंड इंटेलिजेंस, ब्रेन एंड इंटेलिजेंस। ज्ञान का आप ले लीजिए नॉलेज। मौलिक प्रवृत्तियाँ, इसको आप कह सकते हैं बेसिक टेंडेंसी, बेसिक टेंडेंसी इसको आप कह सकते हैं, बेसिक टेंडेंसी। और चिंतन की प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। इसको आप समझ लीजिएगा, तो इसका मतलब प्रगतिशील शिक्षा का जो विकास होगा, मनोवैज्ञानिक ने ऐसा कहा है कि इन सारी चीज़ों को साथ लेकर चलने के बाद ही प्रगतिशील शिक्षा का विकास होगा। देखिएगा, यह है मस्तिष्क एवं बुद्धि। मनोवैज्ञानिक का कहना है शिक्षा कोई भी हो, चाहे बाल केंद्रित हो, चाहे प्रगतिशील हो, चाहे आप कुछ भी बच्चे से करवा रहे हैं, चाहे उसका शारीरिक विकास ढूंढ रहे हैं, मानसिक विकास ढूंढ रहे हैं, या उसके शक्तियों का विकास कर रहे हैं, कुछ भी हो, उसके लिए बच्चे के पास जो है ये इस मस्तिष्क का होना बहुत ज़रूरी है, यानी उसके पास बुद्धि का होना बिल्कुल ज़रूरी है। बच्चे के पास बुद्धि होगी तभी वो आगे कुछ कर सकता है। और बुद्धि का विकास कैसे होता है, जैसे कि पढ़े हुए ज्ञान को आप बार बार पढ़ते हैं, उसको रिवाइज करते हैं, दोहराते हैं, तो आप उस चीज़ को भूलते नहीं हैं। उसी तरह बच्चे जितना मस्तिष्क का प्रयोग करेंगे, जितना मस्तिष्क का उपयोग करेंगे, उतना ही बच्चे के मस्तिष्क का विकास होगा। अगर पजल आप बच्चे को करने के लिए देते हैं, एक बार वो गलत करेगा, उसे लगेगा ये सही नहीं बना, फिर वो 2 बार करेगा, 3 बार करेगा, तो जितना बार वो गलत कर रहा है और बार बार वो प्रयास कर रहा है, तो ये बच्चे के मस्तिष्क का विकास हो रहा है। उसको आप ये नहीं कह सकते हैं कि इसको समझ में ही नहीं आ रहा है, उसको समझ में आ रहा है, तभी तो वो बार बार बनाकर तोड़ रहा है कि ये गलत हो रहा है, सही कौन सा होगा। तो मस्तिष्क का जितना उपयोग किया जाता है उतना ही मस्तिष्क का विकास होगा, और मस्तिष्क के बिना यानी बुद्धि के बिना कुछ भी नहीं है। और मनोवैज्ञानिक ने कहा है मस्तिष्क ही एक ऐसा साधन है जिसका उपयोग कर व्यक्ति किसी भी समस्या का समाधान कर सकता है। मस्तिष्क ही एक ऐसा साधन है कि सोच का उपयोग करके वो किसी भी समस्या का समाधान कर सकता है। और मनोवैज्ञानिक ने इस मस्तिष्क का 3 रूप में वर्णन किया है। मान लीजिए कि ये मस्तिष्क है,
इसका मनोवैज्ञानिक ने 3 रूप से वर्णन किया है। इसको समझना है कि ये प्रमुख 3 रूप कौन सा है। तो पहला है चिंतन। देखिए मस्तिष्क का किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, ये करते हैं बच्चे को नहीं, आप अपने ऊपर लीजिए, बड़े के रूप में ही इसको समझते हैं। पहला है चिंतन। एक साधन के रूप में मस्तिष्क का ये 3 प्रमुख रूप है। पहला है चिंतन, दूसरा नंबर है आपका अनुभूति, और बिल्कुल इजीली आप लोग समझेंगे, बस सिर्फ यहाँ ध्यान दीजिएगा। और तीसरा है आपका संकल्प। यही है मस्तिष्क के 3 प्रमुख रूप। यही जो है मस्तिष्क का ये काम होता है, और एक सही मस्तिष्क की ये पहचान है जो कि आदमी आगे बढ़ते जाता है, जीवन में आगे बढ़ते जाता है। ये दिमाग से उसने चिंतन किया, पहला नंबर है आपका चिंतन, उसने सोचना प्रारंभ किया। अब मैं सोच रही हूँ या आप सोच रहे हैं कि जब मैं क्लास में पढ़ता था तो मैं बिल्कुल ही थोड़ा सा पढ़ने में वीक था, नहीं समझ में आता था, तो टीचर मुझे मारते थे। ऐसा टीचर को नहीं करना चाहिए था, मुझे प्यार से अगर वो समझाते, आज मैं जिस चीज़ को समझ रहा हूँ, अगर मुझे टीचर अच्छे से समझाते तो मैं समझ जाता, लेकिन इस सब्जेक्ट में मैंने बहुत मार खाई है। ये आप क्या कर रहे हैं, ये चिंतन कर रहे हैं, फिर आपके अंदर अचानक से अनुभूति होती है, अगर मैं टीचर बनूंगा और मेरे पास अगर मेरे तरह का ही एक स्टूडेंट आ जाए तो मैं तो उसे कभी नहीं मारूंगा, क्योंकि ये चिंतन आप सकारात्मक कर रहे हैं, आप, क्योंकि आपकी मस्तिष्क जो है, आपकी बुद्धि ठीक है, इसीलिए आप सकारात्मक। ऐसा नहीं है मेरे पास भी इस तरह के सोच का आएगा स्टूडेंट तो मैं भी मारूंगा, आप ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप इस दर्द से गुजरे हैं। तो आप सोच रहे हैं, आपको ये अनुभूति हुई कि अगर मैं टीचर बना और मेरे पास अगर मेरे ही तरह का एक बच्चा आया जिसका मैथ कमजोर होगा, तो मैं उसे कभी भी नहीं मारूंगा, मैं उसे इस ट्रिक से समझाऊंगा, जिस ट्रिक से मुझे मेरे शिक्षक ने नहीं समझाया, मैं उस बच्चे को इस ट्रिक से समझाऊंगा और मैं उसको मैथ में ही सबसे ज़्यादा तेज बना दूंगा। मुझे ये अवसर नहीं मिला, तो इस चीज़ की आपको अनुभूति हुई, अरे मैं क्यों ना शिक्षक बन जाऊं, मैं मेरे पास अगर इस तरह के बच्चे आएंगे तो मैं तो ऐसा कर सकता हूं। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ की अनुभूति हुई, आपने क्या कष्ट उठाया था, पहले आपने सोचना प्रारंभ किया, फिर आपको अनुभूति हुई, और जैसे आपको अनुभूति हुई बस आपने ये संकल्प ले लिया कि अब तो मैं शिक्षक ही बनूंगा। तो ये है मस्तिष्क के 3 प्रमुख रूप। पहले चिंतन होता है, फिर आपको अनुभूति होती है कुछ करने की, फिर आप संकल्प ले लेते हैं। तो ये है चिंतन के रूप। तो ये आपने मस्तिष्क एवं बुद्धि समझा, जो कि प्रगतिशील शिक्षा के विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। मस्तिष्क है, बुद्धि है, तभी प्रगतिशील शिक्षा आगे बढ़ेगी। उसके बाद आप आते हैं ज्ञान पर। तो आप समझ सकते हैं कि ज्ञान क्या है। ज्ञान के बिना सब कुछ अधूरा है। ज्ञान जो है ये कर्म का परिणाम है। आपने कोई काम किया, अगर वो काम आपका सही नहीं हुआ तो फिर आपको ये दिमाग में नॉलेज आएगा, मुझे ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था। आप साइकिल से कहीं जा रहे हैं और आपको नहीं पता है कि सड़क पे कोई गड्ढा है या रोशनी नहीं है, यहाँ पर अंधेरा है, आपको ये पता नहीं है और आप इस सड़क से जाते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप कर्म कर रहे हैं। मैंने कहा विज्ञान जो है कर्म का परिणाम है। आप अपना काम कर रहे हैं, आप जा रहे हैं, यहाँ आपने गड्ढा देखा, आप गड्ढे में गिर गए, तो आपको यहाँ पर ये इस बात का ज्ञान हो गया, आपके दिमाग में ये नॉलेज आपको आ गया कि अब इस सड़क से अगर मैं चला या अंधेरे में चला, यहाँ लाइट नहीं है, तो फिर मैं गिरूंगा। तो पहले आपने कर्म किया, फिर आपको ये ज्ञान आया। तो ज्ञान जो है ये कर्म का परिणाम है, और ज्ञान जो है ये अनुभव पर आधारित है। अभी आपको अनुभव हो चुका है, उस रोड में आप दूसरे लोगों को भी कह सकते हैं, उस सड़क पर अगर आप जाएंगे तो मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, आपके साथ भी हो सकता है। अब आते हैं बच्चे पर, इस उदाहरण को, ज्ञान को लागू करने के लिए। तो बच्चे को आप समझा रहे हैं कि ये चीज़ नहीं छूना है, हाथ जल जाएगा, गर्म तवा है, गर्म कढ़ाई है, आप उसको कह रहे हैं ये नहीं छूना है, लेकिन उसके दिमाग में एक चुल मची हुई है कि ये झूठ बोल रही है, क्या दिक्कत है भी गर्म या नहीं है। ऐसा सब प्रैक्टिकल मैं घर में करती हूँ, लेकिन वो तब तक नहीं मानेगा जब तक उसको उस चीज़ से अनुभूति नहीं हो जाएगी, जब तक उसका अग्नि हाथ न जला दे, जब तक कोई गर्म चीज़ हाथ न जला दे, उसको अनुभूति नहीं जब तक हो जाती है, तब तक उसको ये ज्ञान नहीं होगा कि वो चीज़ सच में गर्म था। यानी कि उस बालक का संपूर्ण ज्ञान किस पर आधारित हो गया, अनुभव पर। उसने ये अनुभव कर लिया कि मुझे उससे हाथ मेरा जलता है, तो अब वो उसको कभी नहीं छुएगा, क्योंकि उसको ये एहसास है। हम लोग इतने बड़े हो गए, हम लोगों ने बचपन में कभी अग्नि छुई होगी, लेकिन अभी तक हम लोग अग्नि में हाथ नहीं डालते हैं, क्योंकि उससे जल जाएगा। तो अनुभव है इस चीज़ का हम लोगों को, इसीलिए ज्ञान जो है अनुभव पर आधारित होता है। 2 चीज़ को हमने समझा। अब ये है मौलिक प्रवृत्तियाँ, यानी कि बेसिक टेंडेंसी। बेसिक टेंडेंसी जो आदमी को होता है, ये मौलिक प्रवृत्तियाँ, यानी कि किसी भी तरह का ज्ञान जो है व्यक्ति के अंदर तभी जन्म लेता है, तभी उस व्यक्ति को उस चीज़ के बारे में ज्ञान होता है जब वो अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करता है। यानी कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी के घर जाता है किसी काम के लिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी से मदद लेने जाता है कि मुझे नौकरी चाहिए,
मुझे किसी ने कहा मुझे उसके यहाँ जाना है, मुझे एक एप्लीकेशन देना है, वो एक पैरवी कर देंगे, मेरी नौकरी हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है चले आइए। मैंने एड्रेस वगैरह दे दिया। वो व्यक्ति वहाँ गया। उसके साथ क्या हुआ, उस व्यक्ति ने क्या कहा, जिसके हाथ में नौकरी देनी थी, किसने क्या कहा हमें कुछ नहीं पता, लेकिन जो व्यक्ति को हमने भेजा था उसने आकर कहा कि नहीं, उन्होंने मेरा इंसल्ट किया, उन्होंने इग्नोर किया, उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो मुझे ये बात बिल्कुल हल्की फुल्की लगेगी, क्योंकि मैंने अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष नहीं किया है, मैंने तो किसी को भेजा है, इसीलिए मुझे वहाँ पर किसी प्रकार का कोई ज्ञान, किसी प्रकार का कोई नॉलेज नहीं है। लेकिन जब मैं अपने अस्तित्व के लिए ये संघर्ष करूँगी, जब कभी मुझे मेरे जीवन में किसी से ज़रूरत होगी और जब मैं वहाँ जाऊँगी और जब मुझे उस अपमान का सामना करना पड़ेगा, तब फिर मेरे अंदर ये एहसास होगा कि सच में ऐसा होता है, लोग ऐसे होते हैं। तो अपने अस्तित्व के लिए जब आप संघर्ष करने लगेंगे, यही है मौलिक प्रवृत्तियाँ, तब आपके पास जो है कई तरह का ज्ञान जो है, ज्ञान में बढ़ोतरी हो जाएगी। एक लोगों का सोच, आप बड़े लोगों को भी कहते हुए सुनते हैं, तकलीफ़ में किसी को याद मत करो, तकलीफ़ में अपनों की पहचान होती है। तो आपको अभी इस बात का एहसास नहीं है, लेकिन आपको जो कह रहे हैं उनको एहसास है, क्योंकि उन्होंने कभी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष किया और उनको धक्का लगा। आपको अभी नहीं लगा है, आपको जिस दिन लग जाएगा फिर आप भी किसी को ये बात समझाने लगेंगे कि दुख में अपने साथ नहीं देते हैं। तो ये सभी मौलिक प्रवृत्तियाँ जो बेसिक टेंडेंसी है, ये सभी अस्तित्व के लिए जब संघर्ष करिएगा, तब हर तरह का यहाँ पर आपको जो है हर तरह का ज्ञान, हर तरह की समझदारी का डेवलपमेंट आपके अंदर होगा। अब आते हैं लास्ट नंबर, चिंतन की प्रक्रिया पर। चिंतन की प्रक्रिया क्या है? चिंतन की प्रक्रिया, कोई भी व्यक्ति तब तक सोचना शुरू नहीं करेगा जब तक उसकी ज़िंदगी में किसी प्रकार की कमी ना हो। अगर उसका सारा काम सरलतापूर्वक होता रहे, सारी ज़रूरतें बिना किसी प्रयास के सरलतापूर्वक पूरी होते रहे, तो फिर व्यक्ति चिंतन करेगा ही नहीं। उसे वो क्यों सोचेगा? उसको खाना मिल रहा है, बैठे बैठे हर चीज़ मिल रहा है, वो चिंतन करेगा ही नहीं। लेकिन जब व्यक्ति को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है, तब वो चिंतन करना शुरू करता है। और चिंतन जो है समूह में नहीं किया जाता है। इस चिंतन को काम के रूप में आपको इसको परिवर्तित करना होता है कि आपने जो सोचा, नहीं, अगर मुझे इस चीज़ की कमी है तो मुझे ये करना चाहिए, आपने चिंतन किया, फिर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, उसको काम के रूप में तब्दील किया। इसीलिए मनोवैज्ञानिक ने कहा है, बच्चे को जो शिक्षा दी जाए वो जो है मानसिक, मस्तिष्क और बुद्धि से जुड़ी हुई होनी चाहिए, तभी वो प्रगतिशील शिक्षा है, ताकि बच्चे चिंतन भी कर सके। चिंतन की प्रक्रिया, उसको ये एहसास हो कि अगर आप बच्चे को ए देते हैं लिखने, बच्चा ए लिख लिया, आप स्कूल लेके आया, आपने टिक कर दिया, सही है, फिर वो आगे नहीं सोचेगा। लेकिन जब तक डिफ़िकल्ट वर्ड से उसका सामना नहीं करवाएंगे आप कि इसके बाद ये आपको याद करना है, ये लिखना है, ये नहीं लिखने पर दंड, मारपीट तो आप नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे के मन में होता है वो मेरे से आगे है, पीछे है। तो जब तक कि उसको आगे का नहीं आप बताएंगे, उसके सभी मस्तिष्क की सभी दशाओं से जब तक उसको नहीं जोड़ेंगे, तब तक जो है बच्चा चिंतन नहीं कर पाएगा। वो सीधा आपने ये दिया, ए लिख के आ गया वो। तो प्रगतिशील शिक्षा में ये 3-4 पॉइंट है जो कि बिल्कुल महत्वपूर्ण है, जिसमें कि मस्तिष्क एवं बुद्धि का होना जरूरी है, ज्ञान होना जरूरी है, और ज्ञान कर्म का प्रभाव है। जब तक कर्म नहीं करेगा तो ज्ञान नहीं होगा। मौलिक प्रवृत्तियाँ, जो कि अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना होता है। कुछ मौलिक, कहते हैं ये मौलिक अधिकार, यानी कि बेसिक, उसको कुछ ऐसी प्रवृत्तियाँ होती है जो बेसिक होती है, जो अपने अस्तित्व के लिए वो संघर्ष करेगा, तभी उसको इस चीज़ का एहसास होगा कि कैसे और क्या क्या आता है। और चिंतन की प्रक्रिया, ये थे आपके मनोवैज्ञानिक सिद्धांत जो कि प्रगतिशील शिक्षा के विकास में योगदान देने वाले हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे। देखिए, इसके बाद जो आपको पॉइंट देखना है वो है आपका प्रगतिशील शिक्षा का सार्वभौमिकरण। प्रगतिशील शिक्षा का ये सब का सब समझने का है। अगर आप शिक्षा का सार्वभौमिकरण, अगर आप इसको बुक में पढ़ना शुरू करिएगा तो फिर आप परेशान हो जाइएगा। ये बुक में पढ़ना याद करना नहीं है। सार्वभौमिकरण क्या हुआ? तो ये प्रगतिशील शिक्षा का सार्वभौमिकरण, प्रगतिशील शिक्षा तभी कामयाब होगी जब उसका सार्वभौमिकरण होगा। और सार्वभौमिकरण हुआ, प्रथम क्लास से लेकर 8वीं क्लास के बच्चे को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, जो मध्याह्न भोजन का स्कीमा चला हुआ है, तो ये है सार्वभौमिकरण। प्रगतिशील शिक्षा का एक महत्वपूर्ण पॉइंट है उसके, और इस पर यह भी जोर दिया गया है कि घर के समीप स्कूल हो, 14 वर्ष तक बच्चा स्कूल न छोड़े। और कितना इसमें, जैसे कि पौष्टिक आहार का स्कूल में जो भोजन का किया गया है उपलब्ध, की 100 ग्राम अनाज रोज़ बच्चे को उपलब्ध कराना है। तो ये जो प्रगतिशील शिक्षा का सार्वभौमिकरण है, ये यही है। प्रथम क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, घर के पास स्कूल हो जिससे कि 14 वर्ष तक बच्चा स्कूल न छोड़े। और फिर सर्व शिक्षा अभियान जो है, सर्व शिक्षा अभियान को आपको पॉइंट वाइज याद करना होगा, याद नहीं बल्कि समझना होगा। सर्व शिक्षा अभियान
क्या है, किस ईयर में क्या हुआ है। तो इसके लिए मैंने जो मेरे पास नोट्स है उसको मैं अभी आपको प्रोवाइड करवाती हूँ, उसको आप देख लीजिए। सर्व शिक्षा अभियान को देखने के बाद ये देखिएगा, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ये है आपके देखेंगे विद्यालय शिक्षा गारंटी केंद्रों, वैकल्पिक विद्यालयों या विद्यालयों में वापस अभियान द्वारा वर्ष 2003 तक सभी बच्चों को विद्यालय में लाना है। दूसरा है आपका कि वर्ष 2007 तक 5 वर्ष की आयु वाले सभी बच्चे को प्राथमिक शिक्षा पूरी करवाना। वर्ष 2007 तक 5 वर्ष की आयु वाले सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा पूरी करवाना, प्राथमिक शिक्षा जो होता है। और ये सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ये लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। कितना इसमें पूरा हुआ है ये तो बात की बात है, लेकिन ये जो लक्ष्य है उसको समझना है। तीसरा पॉइंट था आपका वर्ष 2010 तक 8 वर्ष की आयु वाले सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करवाना। यहाँ से आपके 2 प्रश्न बन सकते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत वर्ष 2007 तक कितने वर्ष के आयु वाले सभी बच्चों की प्राथमिक शिक्षा पूरी करवाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तो वर्ष 2007 तक 5 वर्ष की आयु वाले और वर्ष 2010 तक 8 वर्ष की आयु वाले। 2 प्रश्न यहाँ से निकल सकते हैं। उसके बाद है जीवन के लिए शिक्षा पर बल देते हुए संतोषजनक गुणवत्ता की प्रारंभिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना, ये भी एक लक्ष्य था। और वर्ष 2007 तक प्राथमिक चरण और 2010 तक प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर आने वाले सभी लिंग संबंधी सामाजिक श्रेणी के अंतराल को खत्म करना है। और सर्व शिक्षा अभियान की जो उपलब्धियां रही है, ये सारे लक्ष्य थे। ये जो जितना आपने ऊपर देखा ये सभी लक्ष्य थे, लेकिन उपलब्धियां क्या क्या रही है, यानी सर्व शिक्षा अभियान में क्या क्या संभव हो पाया है। तो स्कूल दाखिला अनुपात में जो 1950 से 51 में 31.1% था, 2003-04 में बढ़कर 85% हो गया। तो देखिए प्रतिशत यहाँ पे लगभग 54% बढ़ा है। तो ये महत्वपूर्ण है और ये भी एक आपका प्रश्न निकल सकता है। दूसरा आपका है 2001 में विद्यालय नहीं जाने वाले बच्चों की संख्या 3.2 करोड़ थी, जबकि 2005 तक घटकर ये 95 लाख हो गई है। आप समझ सकते हैं कितने बच्चे स्कूल जाने लगे। 2001 से 2005 तक के 4 साल में 3.2 करोड़ से 95 लाख हो गई। ये महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न निकलेगा। और है 2001 के बाद लगभग 2 लाख नए स्कूल खोले गए। अगर प्रश्न इस तरह से पूछे सर्व शिक्षा अभियान की उपलब्धि के अंतर्गत 2001 के बाद कितने स्कूल नए खोले गए, 2 लाख नए स्कूल खोले गए और लगभग 5 लाख नए शिक्षक की नियुक्ति की गई। प्रथम कक्षा से 8वीं कक्षा तक पढ़ने वाली सभी लड़कियां एवं अनुसूचित जाति जनजाति लगभग 6 करोड़ बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित की गई। सभी महत्वपूर्ण पॉइंट। और यद्यपि सर्व शिक्षा अभियान के फलस्वरूप विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में भारी कमी लाने में सफलता प्राप्त हुई है, किंतु वर्ष 2010 तक यह सफलता लक्षित अनुपात तक प्राप्त नहीं हो सकी। जो लक्ष्य था 2010 तक कितने बच्चों को पढ़ाना है और कितने आयु वाले बच्चों को, जो है सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देनी है, वो लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया है। और वर्ष 2010 तक सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य पूरा होने के कारण केंद्र सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय ने दिसंबर 2010 में यह निर्णय लिया था कि सर्व शिक्षा अभियान को शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करने का प्रमुख साधन बनाया जाएगा। इसके लिए संशोधित सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित अधिनियम 2011 में लागू किया जाएगा, ऐसा कहा था। लेकिन लागू तो वो 1 अप्रैल 2010 में हो गया था शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसके अंतर्गत 0 से 6 वर्ष के बच्चे और 14 से 18 वर्ष के बच्चे को नहीं इसमें लाया गया था। लेकिन केंद्र सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय ने दिसंबर में ये निर्णय लिया था कि सर्व शिक्षा अभियान को शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करने का प्रमुख साधन बनाया जाएगा और इसके लिए संशोधित सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित अधिनियम 2011 में लागू किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने सर्व शिक्षा अभियान देखा। अब जो है हम लोग देखेंगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम, और ये बिल्कुल महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वो क्या है शिक्षा का अधिकार अधिनियम? शिक्षा का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी कि राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट। देखिएगा ये जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, इससे भी सीटेट में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका जो अगला क्लास होगा बिल्कुल इस सब पर आधारित सभी प्रश्न होंगे और किस तरह के प्रश्न पूछे गए वो आपके सामने होंगे। ये जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है ये 2009
2009 में राज्य परिवार समुदाय की सहायता से 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना ही ये अधिनियम है। यानी कि ये जो एक्ट है, ये जो कानून है, यही था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना है। और 2005 में इसका जो है संशोधित 2005 में ये संशोधन हुआ था इस एक्ट में। और 2002 में, इसको एकदम बिल्कुल आराम से समझना है, 2002 में संविधान के 86वें संशोधन, ये बिल्कुल कई बार पूछा है, संशोधन और संविधान ये सब अगर आप पुराने हैं सब्सक्राइबर तो आपको सब कुछ पता होगा, ये सब मैंने बताया। 2002 में संविधान के 86वें संशोधन, 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 25A, अनुच्छेद 25A भाग 3 के माध्यम से ही 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा दिलाने का प्रावधान लागू किया गया। और इसे लोकसभा में, इस बिल को, इस नियम को, इस एक्ट को लोकसभा में 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया था। 4 अगस्त 2009 को इसे पारित किया गया था। तो ये सब जो आप पॉइंट देख रहे हैं ये सब महत्वपूर्ण है। इसी से जैसे कि 2002 में आपको अगर कहा जाए शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब संशोधित किया गया था, किस ईस्वी में, तो 2002 में। किस भाग में, भाग 3 में, किस अनुच्छेद में, 25A में। और इसको संविधान में कब पारित किया गया था, 4 अगस्त 2009 में इसको संविधान में इस नियम को पारित किया गया था। और 1 अप्रैल 2010 को ये नियम जो है पूरे देश में लागू हो गया था, पूरे देश में लागू हो गया था ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम। तो इससे कई महत्वपूर्ण प्रश्न आपके निकलेंगे जिसको कि आप याद कर सकते हैं। लेकिन शिक्षा के अधिकार अधिनियम की कुछ खामियां भी है, कुछ कमियां भी है। तो इससे भी आपको हो सकता है इस तरह का प्रश्न दिया जाए, इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाए कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम में क्या खामियां रह गई है। निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन दे दिया जाए। 2-3 पॉइंट आपको बस माइंड में रखना है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम में सिर्फ और सिर्फ 6 से 14 वर्ष के बच्चों की चर्चा की गई है। जबकि हम लोग बाल विकास भी पढ़ रहे हैं तो हम लोग उसमें से 0 से 18 वर्ष के बच्चों को पढ़ रहे हैं। और शिक्षा के अधिकार अधिनियम में यहाँ पर सिर्फ 6 से 14 वर्ष के बच्चे की बात की गई है। तो 0 से 6 वर्ष के बच्चे की चर्चा नहीं है, ये है खामियां। और 14 से 18 वर्ष के बच्चे की चर्चा नहीं है, ये है शिक्षा अधिकार अधिनियम की खामियां। तो हम लोग तो 18 वर्ष के बच्चों को पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 6 से 14 वर्ष के बच्चों की चर्चा की गई है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार अधिनियम के समझौते के अनुसार 18 वर्ष तक के बच्चों को इस अधिनियम के अंतर्गत रखने की बात की गई है। और भारत सहित 142 देशों ने अपनी स्वीकृति भी डाली है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो आप 6 से 14 वर्ष के बच्चों पर लागू कर रहे हैं, नहीं, 0 से 18 वर्ष के बच्चों पर लागू होना चाहिए। लेकिन फिर भी अभी तक इन बातों का चर्चा नहीं है शिक्षा के अधिकार अधिनियम में। तो इन छोटे से चीज़ों में आप बहुत बड़ा चीज़ समझ रहे हैं, आपने खामियां भी समझ लिया। डायरेक्ट आप 6 से 14 वर्ष जब याद रखेंगे शिक्षा के अधिकार अधिनियम में तो आपको याद आ जाएगा इधर 0 से 6 वर्ष गायब है शिक्षा के अधिकार अधिनियम में, जो कि खामियां हैं। और इधर 14 के बाद 18 वर्ष तक गायब है, जो कि ये खामियां हैं। तो ये 2 खामियां याद रखेंगे। हो सकता है अगर इसमें पूछ दिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय बाल समझौते के अनुसार कितने देशों ने इस पर स्वीकृति डाली है या स्वीकृति दी है कि नहीं 18 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम एक्ट उनके लिए होना चाहिए, तो भारत सहित 142 देशों ने इस पर स्वीकृति दी है। तो ये थे आपके प्रगतिशील शिक्षा। इसमें कुछ भी याद वाद नहीं करना है, बस और बस समझना है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम में अगर आप डेट धारा इस भी लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो उम्मीद करते हैं ये क्लास भी आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। क्लास हेल्पफुल रहे तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा। पिछले सभी क्लास को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा लिंक, उसको चेक करिएगा। प्ले लिस्ट में आपको सामाजिक अध्ययन वगैरह का भी लिंक मिल जाएगा, चेक करिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगली वीडियो में, बने रहिए इस चैनल के साथ।